बिहार में पिछले चुनाव में एक चर्चा बहुत ज्यादा थी एक गाने की, और वो गाना था बिहार में काबा। तो बिहार में एक बार फिर चुनाव बा, हम लोग कह सकते हैं, लेकिन कौन आएगा कौन नहीं, कौन सीएम बनेगा, इन सबको लेकर चर्चाएं बहुत तेज हैं। रुख हवाओं का समझने के लिए इस व्यक्ति से बेहतर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि चाहे उनके पिता खुद रहे हो रामविलास पासवान जी या फिर चिराग पासवान, बहती हवा का रुख समझने में ये पार्टी और पार्टी के नेता बड़े कामयाब रिकॉर्ड लेकर आते रहे हैं। स्वागत कीजिए, हमारे साथ बिहार के इस कॉन्क्लेव में अब जुड़ रहे हैं चिराग पासवान जी, जो कि बड़ा अच्छा लग रहा है। चिराग जी, ये बार का चुनाव आपके लिए बहुत दिलचस्प भी है। नया पद, नया गठबंधन, नई सफलता, बिहार लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आपकी नजर में इस बार, चिराग पासवान जी स्वागत है आपका आज तक पर, सबसे बड़ा चैलेंज एनडीए के लिए और आपके खुद के लिए इस बार क्या है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी चुनाव को मैंने कभी हल्के में मैंने लिया नहीं, बट अगर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करें अंजना जी, मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है हम लोग। जो गठबंधन है अभी 5 दलों का बिहार में एनडीए का, ये अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं उदाहरण के साथ भी मैं आपको बताता हूं। अभी हाल फिलहाल में बिहार में उपचुनाव हुए 4 सीटों पर, और अगर आप उन 4 सीटों के परिणाम को देखिएगा जहां पे 100% स्ट्राइक रेट रहा एनडीए का, चारों की चारों सीटें हम लोग जीते। उसमें से कुछ ऐसी सीटें थी जो एक लंबे समय से 3-3.5 दशक से एनडीए कभी जीता ही नहीं था। बेलागंज उनमें से एक सीट है, तरारी की सीट है जो कि लंबे समय के बाद एनडीए जीता है। तो ये हम लोग के विश्वास को बढ़ाता है कि इन 5 दलों का कॉम्बिनेशन जो है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम लोग की पार्टी है, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, ये एक ऐसा विनिंग कॉम्बिनेशन है जो मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि इस बार परिणामों के बाद 225 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग सरकार बनाएंगे। देखिए, आप केंद्रीय मंत्री भी हैं और आपके पीछे आपके मंत्रालय का भी नाम लिखा हुआ है, और भारी भरकम इस बार आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। 100% स्ट्राइक रेट रहा है, 5 आउट ऑफ 5। आपके लिए सबसे बड़ा मुझे जो निजी तौर पर चैलेंज दिख रहा है वो ये है कि आपको सीटें कितनी मिलेंगी, आप कितनी चाहते हैं? ये आई थिंक एक परपेचुअल क्वेश्चन हम लोग के साथ बना हुआ है। मतलब राइट फ्रॉम मैं 2014 से सक्रिय हुआ राजनीति में, और मुझे लगता है तब से निरंतरता में जो एक सवाल 14 में, 15 में, 19 में, 20 में, 24 में और अब 25 में, मैं लोकसभा विधानसभा दोनों की बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन मार्क हमेशा हम लोग के सामने बना रहा है। बट आपने देखा 14 में भी हम लोग को अच्छी सीटें मिली, 15 में भी मिली, 19 में भी मिली, 20 में किसी कारणों से जब अलग हुआ तो काफी सीटों पर मैंने चुनाव लड़ा, 24 में भी जब लग रहा था कि नहीं कुछ मिलेगा। और ये मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पे धन्यवाद करूंगा कि मुझे लगता है गठबंधन राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 लोकसभा की सीटें लड़ने के लिए दी जाती हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं उनके इस विश्वास पे खरा उतरा। 5 की 5 सीटें जीतकर मैंने प्रधानमंत्री जी को देने का काम किया। तो अब पुनः जब 25 में मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है अंजना जी, बस इतना बोलूंगा कि मुझे विश्वास है कि गठबंधन में जितनी मेरी इच्छा है उस हिसाब से सीटें जरूर मिलेंगी। नहीं, आप दिखते फिल्मी जरूर हैं, लेकिन अंदर में आपका कैलकुलेशन पूरा चलता है। ये तो मैंने पिछले कुछ वर्षों में चुनावों में आपको समझ लिया है। आपके दिमाग में कैलकुलेशन परफेक्टली फिट रहता है पहले से, जो आप ऑन रिकॉर्ड बोलते नहीं है। सही है ना? मौसम वैज्ञानिक का सुपुत्र हूं ना मौसम वैज्ञानिक का सुपुत्र हूं, ये सारी कैलकुलेशन करना मैंने मेरी रगों में है मैंने सीखा ही बचपन से ये सारी चीजें हैं। बट हाँ, जब आप राजनीति में होते हैं, एक राजनीतिक दल का नेतृत्व आप कर रहे होते हैं अंजना जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, आपके उन कार्यकर्ताओं के लिए भी होती है जो विपरीत परिस्थिति में भी आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपका झंडा उठाते हैं। तो ऐसे में चुनाव ही मुझे लगता है कि एक माध्यम है जिससे आप उनको रिवॉर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे में मुझे विश्वास है कि गठबंधन में वो सम्मान हमेशा हम लोग को मिलता रहा है, विशेष तौर पर मेरे प्रधानमंत्री जी से। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव में भी बहुत एमिकेबली सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले मुद्दे पर, उसको वहीं छोड़ देते हैं। आप किस पार्टी का सीएम चाहते हैं चिराग जी? नीतीश कुमार या बीजेपी का? सीएम चेहरे के साथ चुनाव में जाना ठीक रहेगा या बिना चेहरे का? ए, बी और नन ऑफ द अबव? क्योंकि 30 का तो आपने मुझे पहले ही इंटरव्यू में बता दिया है, उस पर मैं बाद में आऊंगी। अंजना जी, जिस तरीके से आपने प्रश्न पूछा है, यही बचपन में कहावत हमें सिखाई जाती है कि कान को सीधा पकड़ो या घुमा के।
तो आपने वो नाक को एकदम घुमा के पकड़ा है कि सीएम कौन होंगे। मैं इतना मानता हूं एनडीए के होंगे। मौजूदा परिस्थिति में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन का नेतृत्व बिहार में कर रहे हैं, एनडीए का नेतृत्व बिहार में वो कर रहे हैं। मैं मानता हूं उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपने अपने दिल पर कितने किलो का पत्थर रखा है? देखिए, जब आप गठबंधन में हैं तो बिना दबाव के ही आप ईमानदारी से गठबंधन में रह सकते हैं। मैं समझ रहा हूं कि ये प्रश्न किस पृष्ठभूमि से आ रहा है और उसको सहज स्वीकारते हुए जरूर मेरे कंसर्न्स थे, मेरे इश्यूज थे और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक समय था जब मैं मुख्यमंत्री जी की नीतियों का पक्षधर नहीं था। पर अंजना जी, मैं गठबंधन की राजनीति में इतना भी जानता हूं कि अगर आप नहीं सहमत है तो माइट एज वेल आप अलग हो जाइए, जो मैंने 2020 में किया। बट दिल पे पत्थर रखकर अगर आप गठबंधन का हिस्सा बनेंगे तो ना आप अपना भला कर रहे हैं, ना आप गठबंधन का भला कर रहे हैं। तो अब जब मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूं और गठबंधन में आने के बाद आपको वो मंच मिलता है अपने कंसर्न्स, अपने इश्यूज को बैठ के रिजोल्व करने का, जो जब आप बाहर होते हैं नहीं मिलता था, जो मुझे 2020 में नहीं मिला और इसीलिए मैं पूरी तरीके से गठबंधन से बाहर हो गया था। बट अब गठबंधन के भीतर हूं, पूरी ईमानदारी से हूं, पूरी मजबूती से हूं, बिना दिल पे कोई बोझ रखे हुए हूं। वाह, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आपने पिछले इंटरव्यू में मुझे कहा था 2030 के चुनाव में एमएलए का चुनाव आप लड़ेंगे। क्या 5 साल में आप पार्टी को ऐसी जगह पर पहुंचा देंगे? देखिए, आप युवा बिहारी, आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, लेकिन 2020 में आपके एक ही विधायक जीते, वो भी फिर जेडीयू में चले गए। तो प्रश्न ये उठता है कि पिछले चुनाव से 10 साल हो जाएंगे और इस चुनाव से 5 साल, क्या आप पार्टी को वहां तक ले जाएंगे जहां पर मतलब आपका वहां पर अगर विधायकी का चुनाव लड़ना है तो मैं ये मानकर चल रही हूं कि आप शीर्षस्थ पद की तरफ बढ़ने वाले कदम को उठाएंगे? मुझे नहीं पता कि मैं किस पद की तरफ कदम उठाने की सोच के साथ विधायक का चुनाव मैं लड़ूंगा, बट मैं इतना मैं जरूर मानता हूं कि इवेंचुअली मेरे लिए राजनीति में आने का कारण ही मेरा प्रदेश रहा है, मेरा बिहार रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। ऐसे में अंतोगत्वा बिहार की राजनीति में, एंड आई थिंक ये क्लैरिटी पापा को भी हमेशा थी, ही वॉज वेरी क्लियर दैट ही वांट्स टू बी इन द सेंटर पॉलिटिक्स। उतना ही स्पष्ट, उतना ही क्लियर मैं हूं दैट इवेंचुअली आई हैव टू गेट इनटू स्टेट पॉलिटिक्स। बिहार को विकसित राज्य बनाना है, बिहार को फर्स्ट बनाना है, बिहारियों को फर्स्ट बनाना है। बिहार के गौरव, सम्मान, अस्मिता की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं तो बिहार में रह के ही लड़ सकता हूं। उस सोच के साथ मैं विधायक का चुनाव लड़कर बिहार में ज्यादा सक्रिय अपने आप को देखता हूं। बट हाँ, 2030 में ही ये फैसला मैंने लिया है कि 2030 वाला चुनाव मैं जरूर विधानसभा का लड़ूंगा और मैं मानता हूं कि तब तक मैं अपनी पार्टी को वहां पे लेके जाऊंगा। अंजना जी, मेरी पार्टी में ऑनेस्टली बोलूं, खैर नेपोकेड और ये सारे इल्जाम तो हम पे लगते रहते हैं, बट मेरी पार्टी आज की तारीख में वो पार्टी नहीं है जो सन 2000 में मेरे पिता ने बनाई थी। मुझसे मेरी पार्टी का नाम, सिंबल सब छीन लिया गया था। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी पार्टी का ये पहला परफॉर्मेंस था विद न्यू नेम एंड न्यू सिंबल। 2024 का लोकसभा का चुनाव, उसमें हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट रहा। पार्टी एक्सपेंशन मोड में है। कई और राज्यों में, नागालैंड में हम लोग के 2 विधायक हैं, झारखंड में इस बार पहली बार हम लोग एक विधायक जीतने में हम लोग कामयाब रहे। तो पार्टी एक्सपेंशन मोड में भी है, पार्टी का विस्तार भी कर रहा हूं और मैं मानता हूं कि 2030 बिहार विधानसभा का चुनाव आते आते तक पार्टी एक मजबूत स्थिति पे पहुंच जाएगी। आप बिहार को लेकर बहुत चाहते हैं, वो उत्साह मैं आपने देखती हूं कि आप चाहते हैं एक प्रोग्रेसिव बिहार बने, बिहार फर्स्ट, युवा बिहारी, ये सब अपनी जगह पर है। लेकिन ज्यादातर एनालिस्ट ये मानते हैं कि अंत में सब कुछ वहां पर जात पर अटक जाता है। कास्ट फैक्टर देखकर ही कैंडिडेट खड़ा करो, कास्ट फैक्टर देख के ही आप देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है वो एमवाई का, चाहे आरजेडी इनकार करे लेकिन उनकी तरफ एक तरफा जाता है। इधर ईबीसी का आप देखें तो वोट नीतीश बाबू ले जाते हैं और अपना एक ओबीसी और फॉरवर्ड का जो कास्ट सेंटिमेंट है वो बीजेपी के साथ, और आपके साथ भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आप जाति समीकरण की बात कर रहे थे। तो ये बिहार फर्स्ट, युवा बिहारी, ये सब धरा का धरा रह जाता है, कास्ट पर मामला अटक जाता है। इस सोच की क्या काट है आपके पास? ये आयरनी मैं ईमानदारी से स्वीकार करूंगा अंजना जी, आयरनी रही है और मुझे लंबे समय तक इस बात की तकलीफ, शिकायतें भी रहती हैं कि जब मैं बिहार
में होता हूं, और जब मैं नया जब मैं राजनीति में आया था अंजना जी, दिल्ली में पला बड़ा हूं, मुझे नहीं जात पात इतनी समझ में आती थी, और मुझे ये समझ में ही नहीं आता था कि जब मैं बिहार में जाता था तो मुझे ब्राह्मण मिलते थे, भूमियार मिलते थे, राजपूत मिलते थे, पिछड़ा मिलते थे, अति पिछड़ा मिलते थे, दलित मिलते थे, महादलित मिलते थे, मुस्लिम मिलता था, बट मुझे कोई बिहारी नहीं मिलता था। और ये शिकायत मैंने हमेशा से खुले मंच से भी मैंने रखी। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं अंजना जी, मैं जात पात धर्म मजहब में मैं नहीं मानता। मेरा एक अपना एमवाई समीकरण है। जो लोग जातीयता और सांप्रदायिकता पे अपने एमवाई समीकरण को आधारित करते हैं, वही मेरा एमवाई समीकरण महिला और युवा का है, जो इस बार के लोकसभा चुनाव में भी मैंने करके दिखाया। आप देखेंगे 5 सीटों पर ही मैं चुनाव लड़ रहा था, बट उन 5 सीटों में से 4 युवा और 2 महिलाओं को मैंने टिकट देने का काम किया। नारी शक्ति अधिनियम का 100% पालन मेरी पार्टी ने किया। ऐसे में मैंने अंजना जी एक्सपेरिमेंट भी किया। मैंने कुछ ऐसे प्रत्याशियों को उतारा जो उस लोकसभा से सो कॉल्ड जातीय समीकरण पर खरे नहीं उतरते हैं, पर उसके बावजूद जनता ने उनको चुनने का काम किया। तो मैं मानता हूं कि अगर जनता को आप एक अच्छा विकल्प देंगे, पढ़े लिखे लोग देंगे, नई सोच वाले लोग देंगे, तो मुझे लगता है कि जनता आज की तारीख में उनको चुनने के लिए जात पात धर्म मजहब की बेड़ियां तोड़कर आगे बढ़ने को तैयार है। विकल्प देने की जरूरत है। और इस बात पर मुहर लगाई लोगों ने, क्योंकि आपने कई बार ऐसे लोग, और युवा, सबसे युवा सांसद भी महिला आपने वहां पर जिताई। लेकिन बिहार में बीजेपी बहुत अग्रेसिव हिंदुत्व का एजेंडा लेकर आ रही है चिराग जी। अब इसको भी एनालिस्ट देख रहे हैं ना कि आप औरंगजेब का मुद्दा जो महाराष्ट्र का है, लेना न देना बिहार में, उसको लेकर उछाला जा रहा है। यहां पर संभल का मुद्दा की होली एक 52 जुम्मा, ये मुद्दा वो उठा रहे हैं। क्या इन मुद्दों को उठाने की जरूरत है? देखिए अंजना जी, हर पार्टी के अपने एजेंडे होते हैं, और ये कोई नई बात तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर एग्रेसिव रही है। हैविंग सेड इट ऑल, मेरे प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर भी पूरी तरीके से स्पष्ट हैं कि हम लोग सबका साथ सबके विकास की हम लोग बात करते हैं। बट ये भी उतनी ही स्पष्टता से उनके पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। जब राम मंदिर बनने की बात आई, उस वक्त भी तो उंगली उठती थी कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज जब बना दिया तो कह रहे हैं कि भाई आप हिंदुत्व पे आप इतनी हार्ड लाइन ले रहे हैं। बट आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी देश का नेतृत्व कर रही है, 140 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व कर रही है, और सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बट हाँ, जब आप पार्टी पॉलिटिक्स की आप बात करते हैं तो वो अपने एजेंडे को आगे रखते हैं, ये उनका एजेंडा है। मैं गठबंधन में हूं, पर मेरा एजेंडा अलग है। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं। मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं, उनके सम्मान, उनके विकास की मैं बात करता हूं। तो हर पार्टी के अपने अपने एजेंडे होते हैं, अपने अपने मुद्दे होते हैं, उस पर वो लोग आगे चलते हैं। बट मैं इतना जरूर मानता हूं कि जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने हमेशा से हर जाति हर धर्म का सम्मान करने का काम किया। योजनाएं सबको ध्यान में रख के बनाई गई। गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर बिना किसी भेदभाव के उतारने का काम मेरी सरकार ने किया। तो ऐसे में किसी के साथ भेदभाव नहीं। हाँ, अब जब ये विषय आते हैं, आपने औरंगजेब और ये सारी बातें कि इतने दिन का जुम्मा होता है और एक दिन की होली आती है, मैं नहीं मानता कि राजनीति में इन तमाम बातों की जरूरत है। मैंने तो हमेशा से इस बात को कहा है कि किसी भी राजनेता को किसी भी धर्म के ऊपर बोलने का कोई हक बनता ही नहीं। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। राजनेताओं को इन तमाम बातों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अभी बाबा बागेश्वर गए थे बिहार, बिना मतलब की बयानबाजी उनको लेकर होने लग गई। भाई वो धर्म गुरु हैं, वो अपने धर्म की बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे ही करेंगे। ऐसे में जब नेता लोग ये सारी बातें करने लगते हैं तो आप जनता को भ्रमित करते हैं या उकसाने का काम करते हैं। राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को अपने आप को इन तमाम विषयों से दूर रखना चाहिए और सिर्फ विकास की बात करनी चाहिए, ये मैं मानता हूं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बहुत वहां पर बवाल है। उनके शिविर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र की खुलकर बात करते हैं। अब इसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जोड़ा जाता है, क्योंकि संघ को लेकर संघ से जोड़ा जाता है, फिर संघ की आइडियोलॉजी से, और वहां से होते हुए बीजेपी तक पहुंचता है। आपको लगता है कि चुनाव के एंड पहले धीरेन्द्र शास्त्री का, श्री रविशंकर का वहां पर पहुंचना एजेंडा नहीं है? बिल्कुल एजेंडा नहीं है, और वो अपनी बात रखेंगे अंजना जी। हम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे? वो धर्मगुरु हैं, वो जिस धर्म में विश्वास रखते हैं, सनातन से वो आते हैं, वो अपनी इच्छा रखेंगे ही रखेंगे और खुलकर रखेंगे हर मन से। आपने संघ का भी जिक्र किया, संघ ने भी अपनी बातों को हमेशा से खुल के रखा है। बट क्या ये बात मेरे प्रधानमंत्री कर रहे हैं? क्या ये बात हमारी सरकार कर रही है? क्या ये बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है या एनडीए का गठबंधन हमारा कर रहा है, जो आज की तारीख में सत्ता में है? अंतोगत्वा अंजना जी, देश संविधान के आधार पर ही चलेगा।
संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। बट हाँ, हर किसी को अपनी बातें रखने का तो हक अधिकार है ही, अपनी सोच रखने का अधिकार है। मैं नहीं मानता कि आप क्या उम्मीद करेंगे इन धर्मगुरुओं से। भाई वो अपने धर्म की बात करेंगे और जो उनमें आस्था रखते हैं, मैं भी उनमें से एक हूं, बट मेरी व्यक्तिगत आस्था एक तरफ है, बट मेरी एक राजनीतिक भूमिका है जिसको कतई मिक्स नहीं होने दिया जा सकता। आप जानते हैं मैं खुल के पूजा पाठ करता हूं, मैं कुंभ गया था, स्नान करके आया हूं, सारी बातें मैंने की हैं, बट वो मेरा एक व्यक्तिगत पहलू है। एक राजनेता के तौर पे मेरी जिम्मेदारी समाज के हर जाति हर धर्म के बारे में बनती है और यही भूमिका मेरे प्रधानमंत्री भी निभा रहे हैं, यही भूमिका हमारी केंद्र की सरकार निभा रही है और यही भूमिका हर राजनेता को निभानी चाहिए। जब तक राजनीतिक दल प्रधानमंत्री ये सारी बातें नहीं बोलते, इसमें चिंता का विषय ही नहीं है ना, ये सब तो बोलेंगे ही बोलेंगे। बिहार से पलायन कैसे रोका जा सकता है? पेपर लीक से लेकर डिग्री नहीं मिलना, मतलब अन्य जगहों पर कॉलेज में 3 साल में डिग्री मिल जाती है, वहां पर आज भी 5-5 साल तक डिग्री लेना मुश्किल है। ये सब कैसे ठीक होगा? पलायन कैसे रोकेंगे? इसके लिए क्या रोड मैप है? पलायन के लिए बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने बहुत क्लियरली इसको मैंने डिफाइन किया कि कैसे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग को डेवलप करने की जरूरत है, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने की जरूरत है। जब तक वहां पे कारखाने नहीं लगेंगे, जब तक वहां पे उद्योग नहीं लगेगा, जब तक वहां पे निवेश नहीं जाएगा, और ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। ये सब कैसे जाएगा? जब वहां पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी, वो परसेप्शन बदलेगा कि निवेशक देश से ही नहीं दुनिया के दूसरे कोने से आए और बिहार को एक डेस्टिनेशन समझकर वहां पर निवेश करें। ईज ऑफ बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, इन तमाम विषयों पर कार्य शुरू हो चुका। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि कार्य करना होगा हम लोग को, इन तमाम चीजों पर कार्य शुरू हो चुका है और यही कारण है कि धीरे धीरे बिहार में वो बदलाव भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट हाँ, पलायन हम लोग तभी रोक पाएंगे जब वहां पे ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप करेंगे। आज की तारीख में अंजना जी सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा पे वहां पे बल देना। वहां बिहार को हम लोग को एक एजुकेशनल हब बनाना होगा, जिस दिशा में पुनः हम लोग कार्य कर रहे हैं। मेरे मंत्रालय का सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूट निफ्टम, वो हम लोग अगला एक लंबे समय से मेरे मंत्रालय की मांग रही थी कि एक और निफ्टम की हमें जरूरत है। अभी तक मात्र देश में 2 निफ्टम है, एक तांजावुर में, एक कुंडली में, तीसरा निफ्टम अब बिहार में खुलने जा रहा है। एजुकेशन को हम लोग को जोर देना होगा। आज भी मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि मेरे बच्चों को आज भी कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, जहां पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। और वो बच्चा जब वहां पढ़ने के लिए जाता है, उसके बाद दूसरे राज्य में ही पूरी शिक्षा कंप्लीट करेगा, वहीं पे नौकरी करेगा, वहीं पे घर खरीदेगा, वहीं पे शादी करेगा, वहीं पे बच्चे पैदा करेगा और फिर उसी राज्य का होकर रह जाता है। तो ऐसे में इन बच्चों को हम लोग रिटेन कर पाए, उसके लिए एजुकेशन को वहां पे और ज्यादा मजबूती हम लोग को देनी होगी, औद्योगिकरण को हम लोग को वहां पे मजबूती देनी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को मजबूत करना होगा और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग को और मजबूत करना होगा। मैं सिर्फ पलायन रुकने का सपना नहीं देखता हूं, मैं रिवर्स माइग्रेशन की भी मैं सोच रखता हूं कि जो लोग पलायन करके बाहर गए हैं वो कैसे अपने राज्य वापस आए। मैं उस दिशा में भी मैं सोच रखता हूं। जब मैं इंटरनेशनली भी ट्रैवल करता हूं, मैं बिहारी डायस्पोरा से इंटरेक्ट करता हूं और यही सजेशन लेता हूं। बीटो एक करके मैंने एक इनिशिएटिव भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से मैं ऐसे बिहारियों को जोड़ता हूं जो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं और वापस अपने राज्य जाकर अपने क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं। तो उसका भी माध्यम बनने का मैं प्रयास कर रहा हूं। बट मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में ये तमाम चीजें होंगी। चिराग पासवान जी, केंद्रीय मंत्री और अध्यक्ष एलजेपीआर के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक के मंच पर आने के लिए और बिहार चुनाव से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।